Hello everyone and welcome to the channel Rainbow Let's Learn classes. So student, today in this video we are going to discuss साउथ इंडियन हिस्ट्री. ओके, जैसे कि आप सभी को पता है हम साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें से मैंने आपको स्टूडेंट 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में हर बार लेकर के आ रही हूँ. ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि आप सभी को पता है ये जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्टूडेंट, ये क्या है, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं. तो उसी में यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन को भी इसमें ऐड किया हुआ है. ठीक है ना, तो मैं वही आपको इसमें से पढ़ाऊँगी. ठीक है, मैं यदि आपको ध्यान हो तो हमारा स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन जो था 20 क्वेश्चन था. ठीक है, तो हम इसमें 20 क्वेश्चन के बाद में आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले 25 तक. तो हमारा 20 जो क्वेश्चन था वो था कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है. जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है 20 क्वेश्चन को एक बार हम रिकॉल कर लें. तो देखिए 20 क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूँगी 20 क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि जो पूछा गया था सूर्य मंदिर. क्या पूछा गया था स्टूडेंट? सूर्य मंदिर. इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सूर्य मंदिर के बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है, किसने इसको बनवाया. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं. सूर्य जो मंदिर है स्टूडेंट, इसका एक और नाम भी मैंने आपको समझाया था. उसका नाम क्या था? काला पैगोड़ा. काला पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है किसको? सूर्य मंदिर को. अब ये सूर्य मंदिर जो था स्टूडेंट, ये किसने बनवाया था? तो जिसने बनवाया था उनका नाम था नरसिंह देव वर्मन. नरसिंह देव वर्मन, उनके आगे लगा हुआ था प्रथम. ठीक है, किसने बनवाया था? तो काला पैगोड़ा, जिसका नाम अन्य नाम है सूर्य मंदिर, ये बनवाया था स्टूडेंट नरसिंह. किसने स्टूडेंट? नरसिंह देव ने बनवाया था. नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था ये काला पैगोड़ा. ठीक है, कहा जाता है इसका जो निर्माण है लगभग कहा जाता है 13वीं शताब्दी में बनाया हुआ है, जो वर्तमान समय में आज भी मौजूद है. बात की जाए 22वीं सदी की, तो ये वर्तमान समय में आज भी मौजूद है. ठीक है, ये क्या है? एक विशाल चबूतरे पे बना हुआ है. ठीक है, मैं आपको एक इमेजेस पे दिखाऊंगी, या आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं. एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है, चबूतरे पे के ऊपर बना हुआ है ये मंदिर, जिसका नाम है सूर्य मंदिर या फिर काला पैगोड़ा. ठीक है, ये मंदिर जो है कहाँ पे बना हुआ है? तो ये कोणार्क. कहाँ पे स्टूडेंट? कोणार्क में बना हुआ है, जो कहाँ पर है? सिर्फ पुरी के अंदर है. पुरी कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में. एक बार देख लीजिए, ये मैंने आपको डिस्कस करवा दिया. आपको चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, देखिए क्वेश्चन आता है कि पुरी में है, जो ब्लैक पैगोड़ा मैंने भी पढ़ा. तो ये कहाँ पे स्टूडेंट? पुरी के कहाँ पे? कोणार्क नामक एक जगह है, जिला है, वहाँ पर है ये कोणार्क मंदिर. कोणार्क में है ये मंदिर. अब ये पुरी जो है स्टूडेंट कहाँ पे है? उड़ीसा में. कहाँ पर स्टूडेंट? उड़ीसा में है. ठीक है, तो ये क्या था हमारा प्रीवियस जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उस क्वेश्चन का ये थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाया है. तो स्टूडेंट आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 21 होगा. देखिए 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. देखिए 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. 5 क्वेश्चन की सीरीज इस बार हम लेकर आए हैं. देखिए 21 क्वेश्चन यानी कि हमारे लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? पल्लव वंश का अंतिम शासक. पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है वो लास्ट शासक के बारे में पूछा गया है. कौन सा है? पहला क्या लिखा हुआ? राजराज प्रथम. बी में क्या लिखा हुआ है? नरपतुंग वर्मन. सी में क्या लिखा हुआ? कर्क तृतीय. और डी में क्या लिखा हुआ है? अपराजित वर्मन. ठीक है, तो यदि राइट आंसर को हम फाइंड करें, समझें, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पल्लव वंश का लास्ट जो राजा जो था, जो शासक था, उसका नाम है अपराजित वर्मन. क्या नाम है स्टूडेंट? अपराजित वर्मन. एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करेंगे. पल्लव वंश का अंतिम और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक था, जिसका नाम इन्होंने क्या बताया हुआ है? अपराजित वर्मन, जिनका शासनकाल 880 से 903 ईस्वी के मध्य रहा. अपराजित, देखिए एक बार, अपराजित के बाद क्या लिखा सुन? अपराजित के बाद नंदी वर्मन चतुर्थ तथा कंप वर्मा का जो है उल्लेख मिलता है. अंत तो गतवा पल्लव राज्य चोल शासकों द्वारा जीतकर अपने राज्य में मिला लिया. इस प्रकार दक्षिण भारत की प्रभु सत्ता पल्लवों से चोल के हाथों में
आ गई, जो चोल शासक जो थे, चोल वंश के जो शासक थे उनके हाथों में आ गई, किस तरीके से आ गई ये भी यहाँ पर बताई गई है चीज़। दोबारा से देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था पल्लवों का वो कौन था? अपराजित वर्मन। ये हमने समझा। शासनकाल 880 से 903 के मध्य रहा। इसमें बताया कि अपराजित वर्मन के बाद नंदी वर्मन चतुर्थ। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन के बाद में नंदी वर्मन, जिसका नाम था नंदी वर्मन चतुर्थ, और एक दूसरा भी था राजा, जिसका नाम था कंपवर्मा का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ? अंत गोतवा पल्लव राज्य। अंत गोतवा ये क्या है? पल्लव राज्य है। चोल शासकों ने क्या करा? उसको जीत लिया था, विन कर लिया था और अपने राज्य में इसको मिला लिया। अंत गोतवा पल्लव राज्य जो है ये क्या है? पल्लवों का राज्य, जो कि चोलों ने उसको जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार दक्षिण भारत की प्रभुसत्ता जो थी पल्लवों से चोल वंश के हाथों में आ गई। इस तरीके से उन्होंने अपना साम्राज्य जो है विस्तृत कर लिया। ओके, 21 का जो हमारा आंसर कौन सा है? डी, अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक बना। क्यों? क्योंकि अंत गोतवा जो पल्लव राज्य था वो चोल शासकों ने जीत लिया, इसी कारण पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन बना। जिस तरीके से नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जिसको हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की सहायता से। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी। 21 क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नेक्स्ट पेज आ गया क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 21 से रिलेटेड। इस एक्सप्लेनेशन को हम रीड करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट इन एक्सप्लेनेशन में भी पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को इसलिए दिया हुआ है। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो पाएंगे आप, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन। देखिए, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के समय चीनी यात्री कौन है? चीनी यात्री हेन स्यांग, जो कि हर्षवर्धन के टाइम में भी आए थे। हेन स्यांग कांची में कुछ समय जो है ठहरा था। पल्लव शासक महेंद्र वर्मा, पल्लव शासक जिसका नाम क्या था? महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की। एक होता है ना कॉमेडियन, जो इन्होंने क्या लिखा था? एक रचना लिखी थी कॉमेडियन इपिक की, तो उसका नाम स्टूडेंट क्या ये पूछा जाता है? एक हास्यप्रद रचना जो कि साउथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो कौन सी? उसका नाम क्या है? मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन है। ठीक है, ये क्या है? एक हास्य ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की थी? पल्लव शासक जो था उसका नाम क्या था? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के द्वारा ये कॉमेडियन बुक जो है इसको लिखा गया था। ठीक है, इसमें कापलिकों और बौद्ध भिक्षुओं की हंसी उड़ाई गई है। किसकी? कापलियों और जो बौद्ध भिक्षुक जो थे उनकी हंसी उड़ाई गई है। पल्लव शासकों के अधिकांश लेख जो हैं किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। हमें यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से शासकों ने किस समय कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया, कौन सी उनकी राजभाषा रही, कौन से उनके राज्य चिन्ह रहे। ठीक है, तो पल्लव जो थे, पल्लवों के जो राजा थे, उनकी जो लैंग्वेज जो थी जिसको यूज़ वो लोग क्या करते थे, उसका नाम क्या था स्टूडेंट? संस्कृत था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को क्या लिखा हुआ है? पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया? पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया? ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ? ब्रह्मा, बी में लिखा हुआ विष्णु, सी में क्या लिखा हुआ? शिव, और डी में क्या लिखा हुआ है? ए और बी दोनों, यानी कि सी को छोड़ के ब्रह्मा और विष्णु दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? इसका राइट आंसर है डी। क्या है? डी है, यानी कि पल्लवों ने अपने को ब्रह्मा और विष्णु दोनों की संतान घोषित किया था। किसने? पल्लवों का मानना है कि वो जो ब्रह्मा और विष्णु की क्या है? संतान है। तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा? डी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है?
मामल्लपुरम प्रशस्ति से पल्लवों की वंशावली प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने अपने को ब्रह्मा और विष्णु देवता की जो है संतान घोषित किया था। ये चीज़ क्वेश्चन बताई गई है। आगे देखिए, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु की संतान आपको बताया किसने, पल्लवों ने। आगे लेकिन इंपोर्टेंट फैक्ट में लिखा हुआ है पल्लव वंश का जो संस्थापक है उनको क्या कहा जाता है, बप्पा। क्या कहा था स्टूडेंट, पल्लव वंश का जो संस्थापक है उसको कहा जाता है बप्पा। किंतु एक शक्तिशाली राज्य का संस्थापक सिंह विष्णु लगभग 556 से 60 ईस्वी को माना जाता है। क्या लिखा हुआ दोबारा देखेंगे एक बार इम्पोर्टेंट फैक्ट में, पल्लव वंश का संस्थापक जो है, पल्लव वंश का जो फाउंडर है वो बप्पा को माना जाता है, जो क्या है अपने आप में एक शक्तिशाली पावरफुल किंग है। किंतु एक शक्तिशाली राज्य का जो संस्थापक है सिंह विष्णु है, यानी कि पल्लवों का फाउंडर जो है बप्पा है, जबकि एक पावरफुल पल्लवों की जो उस पल्लवों का जो एक कैपिटल है उसका जो फाउंडर है वो किसको माना गया है, सिंह विष्णु को। किसको माना गया है, सिंह विष्णु को माना गया है, जिसका शासनकाल लगभग 556 से 600 ईस्वी को माना जाता है। ओके, आगे लिखा हुआ सिंह विष्णु, क्या लिखा हुआ, सिंह विष्णु जिन्होंने पल्लवों जिस जगह पर पल्लव रहा करते थे उसको उस जगह को क्या बनाया, पावरफुल बनाया। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन था, सिंह विष्णु को उसको मानने वाला था, वैष्णव को मानने वाला था। इसकी राज्यसभा में संस्कृत के महाकवि भारवी, कौन, भारवी जो है निवास किया करते थे। अब पूछा जा सकता है कि भारवी जो है किस शासक के यहाँ निवास किया करते थे, तो सिंह विष्णु के यहाँ पर निवास किया करते थे, संस्कृत लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, और सिंह विष्णु जो था वैष्णव धर्म का क्या था, अनुयायी था। ठीक है, आगे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है, पल्लवों के शासनकाल, क्या लिखा, पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है क्या है। यहाँ देखिए, शिक्षा के केंद्र से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कि चाणक्य जो था कहाँ का, तक्षशिला का जो था, क्या था, चाणक्य था, क्या था, टीचर था वहाँ का। तक्षशिला मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर कैसी एजुकेशन दी जाती थी, मैथमेटिक्स, और इसके साथ साथ वहाँ पे साइंस की एजुकेशन दी जाती थी। वर्ल्ड के हज़ारों छात्र उस टाइम पर वहाँ पर एजुकेशन लिया करते थे। तो चाणक्य जो था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने और घनानंद को जो है बीट करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में हेल्प की थी, वो कौन थे, चाणक्य थे। और इनका नाम चाणक्य क्यों पड़ा, क्योंकि ये तक्षशिला के चाणक्य थे, यानी कि टीचर थे ये। ठीक है, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में 23 पे, हमारा 23 क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा माना गया है। एक बार ऑप्शन को हम रीड कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, कांची, बी में लिखा हुआ मदुरई, सी में लिखा महाबलीपुरम, और डी में क्या लिखा हुआ है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन में 23 के राइट आंसर की। तो जो साउथ इंडियन में सबसे ज़्यादा एजुकेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फेमस जो शिक्षा का केंद्र जो है, जो एजुकेशन का पॉइंट जो है, एजुकेशन का जो हब है, उसका नाम है कांची। क्या नाम है स्टूडेंट, कांची, यानी कि 23 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, ए है। ओके, हम एक्सप्लेनेशन के द्वारा थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप चांस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन में 23 की एक्सप्लेनेशन पे। देखिए 23 की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कितनी सारी दी हुई है, और ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। तो हम समझेंगे इनकी एक्सप्लेनेशन को। पल्लवों के शासनकाल में कांची शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र था। पल्लवों के शासनकाल में जो है क्या लिखा है, कांची शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ संस्कृत महाविद्यालय पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस थे, जहाँ अध्ययन करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। कदम्ब नरेश, क्या नाम दिया हुआ स्टूडेंट, कदम्ब नरेश मयूर शर्मा जो है, इन्होंने जो है यहीं पर से एजुकेशन ली थी, शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति धर्मपाल ने भी यहीं रहकर जो है शिक्षा ग्रहण की थी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो क्या रहते, कुलपति रहते। ठीक है, तो उन्होंने भी जो है यहीं से एजुकेशन ली थी।
चीन यात्री जिनका नाम था हेन सांग ने कांची की यात्रा भी लिखी थी। मैंने आपको पढ़ाया था हेन सांग ने क्या लिखी थी, सूकी नामक एक इन्होंने रचना की थी, और ये है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, मैंने आपको बताया था। और इन्होंने उस रचना में भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों को देखा। इन्होंने साउथ इंडिया से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भी आए, ये हेनसांग के शासनकाल में भी आए। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को में का जो इन्होंने अपना यात्रा विवरण लिखा, और उसी वक्त इनके जो लिखे गए यात्रा विवरण से जो है उस समय जो स्थिति थी भारत की, उसका जो है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। ठीक है, हेनसांग ने कांची की यात्रा की। वह लिखता है कि यहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहार थे, जिनमें 10,000 भिक्षु जो हैं निवास किया करते थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या लिखा हुआ है, एक बार दोबारा से हम इसको रीड कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, पल्लवों के शासनकाल में कांची जो है शिक्षा का केंद्र था, ये हमने समझ लिया। यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज जो है मोस्टली पढ़ाई जाती थी महाविद्यालय में। महाविद्यालय पूरे वर्ल्ड में फेमस था, अध्ययन करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे, मैंने आपको बताया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, कदम नरेश मयूर शर्मा ने भी यहीं से एजुकेशन ली थी। और कुलपति, नालंदा के जो कुलपति का नाम क्या था, धर्मपाल, ये इम्पोर्टेंट है। धर्मपाल ने भी जो है कांची से एजुकेशन ली थी। हेनसांग ने कांची पर जो है अपना एक यात्रा विवरण लिखा था, जिसे क्या बोलते हैं, CU बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया इसमें कि जो कांची है, जो एजुकेशन हब है, यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, 100 से अधिक बौद्ध विहार जो है रहते थे, 10,000 भिक्षु जो है निवास किया करते थे। ये इन्होंने अपनी पुस्तक में यात्रा विवरण में इन्होंने लिखा। आगे क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लीजिए। मदुरई पांडे राज्य की जो है राजधानी थी, यानी जितने भी पंडित लोग जो थे, पांडे जो थे, वो कहाँ रहा करते थे, मदुरई में रहा करते थे। यहाँ का देखिए एक बार, यहाँ का मीनाक्षी मंदिर पूछा जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ब्लैक पैगोडा के बारे में। इसी तरीके से मीनाक्षी मंदिर जो कि क्या है, पांडे राज्य, जो पांडे हैं, जो पांडे जो लोग हैं, जो शासक है पांडे, उनके द्वारा बनाया गया मीनाक्षी मंदिर है। आगे क्या लिखा, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित तंजौर चोल शासकों की राजधानी थी। यहाँ पर देखिए पल्लवों की राजधानी मदुरई थी, उसी तरीके से तिरुचिरापल्ली जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो चोल शासकों ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई, तिरुचिरापल्ली में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। चोल शासकों की कैपिटल क्या थी, तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर स्टूडेंट, तमिलनाडु में स्थित है। आगे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए चोल शासक राजराज ने तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासक जो कौन थे, राजराज। चोल शासकों में इनका नाम क्या है, राजराज ने तंजौर में एक मंदिर बनवाया, जिस तरीके से मीनाक्षी मंदिर बना, जिस तरीके से हमने पढ़ा तभी। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा कहा गया, किसने बनवाया था, मैंने आपको पढ़ाया था, नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था इसको 13वीं शताब्दी में। उसी तरीके से मीनाक्षी मंदिर हमने पढ़ा भी, जो पांडवों ने बनवाया, उनकी पांडवों की जो कैपिटल थी मदुरई थी। चोल शासकों की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, तिरुचिरापल्ली में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और चोल शासक जिसका नाम था राजराज ने तंजौर में जो है बृहदीश्वर नामक मंदिर का जो है निर्माण करवाया। ठीक है, आगे क्या लिखा हो, महाबलीपुरम। क्या लिखा है, महाबलीपुरम मद्रास से 40 मील दूर समुद्र तट पर स्थित है। महाबलीपुरम मद्रास से 40 मील दूर समुद्र तट पर स्थित है। इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था कावेरी नदी के मुहाने पर किसने अपनी राजधानी बनाई थी, और उस राजधानी का नाम क्या था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, पल्लव राजाओं के काल में यह प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह बन गया। कौन सा, महाबलीपुरम। क्या स्टूडेंट, महाबलीपुरम जो है क्या बन गया, प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह तथा कला का केंद्र बन गया। ठीक है, महाबलीपुरम। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। मेरा जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ जिससे आपको माइंड में याद रहे। कावेरी नदी के मुहाने पर
मुहाने पर किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? यानी कि यहाँ पे एक तो कैपिटल का नाम लिखना है, इसके साथ साथ के शासक का नाम भी लिखना है, और उसके ने एक उपाधि धारण की थी। क्या धारण की थी स्टूडेंट? उपाधि। उस उपाधि का भी नाम लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो आपको इन क्वेश्चन को आंसर करना है। ओके, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में 23 हम डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन 24 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे क्वेश्चन का, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनली जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है, आगे लिखा 24 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? गंगा अवतरण। क्या लिखा स्टूडेंट? गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? पहले क्या लिखा? मदुरई। क्या लिखा पहला? मदुरई। बी में क्या लिखा? एहोल। सी में लिखा कांचीपुरम, और डी में लिखा मामल्लपुरम। ठीक है, तो गंगा अवतरण देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि गंगा का दृश्य जो है ये कहाँ पे चित्रित है, उसकी रचना का नाम क्या है? तो उसका नाम है मामल्लपुरम है, जहाँ पर गंगा अवतरण का दृश्य जो है चित्रित है। एक्सप्लेनेशन के द्वारा भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन के द्वारा भी रीड करेंगे हम। देखिए एक्सप्लेनेशन के द्वारा भी समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? मामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन। मैंने आपको बताया था नरसिंह वर्मन, ये नहीं वही नरसिंह वर्मन जिन्होंने ब्लैक पैगोडा यानी कि कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो बनवाया था, ये वही नरसिंह वर्मन है। नरसिंह वर्मन प्रथम तथा मामल्ल के काल में हुआ। क्या? मामल्ल शैली का विकास कब हुआ? नरसिंह वर्मन और महामल्ल के काल में। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने। क्या बने? दो प्रकार के स्मारक बने। पहला क्या है? मंडप। दूसरा क्या है? एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है। एकाश्मक मंदिर को क्या कहा जाता है? रथ। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? रथ कहा जाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम का दूसरा नाम महाबलीपुरम में विद्यमान है। मामल्ल शैली के रथ अपनी मूर्ति कला के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस हैं। नकुल सहदेव रथ के अतिरिक्त अन्य सभी रथों पर विभिन्न देवी देवताओं जैसे कि दुर्गा, देखिए यहाँ पे सभी दुर्गा उनके भी नाम आ गए। दुर्गा, इंद्र, शिव, गंगा, पार्वती, हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद आदि मूर्तियाँ जो हैं उत्कीर्ण हैं। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो इन्होंने शैली बताई है उस शैली का नाम क्या है? मामल्ल शैली। मामल्ल शैली में जो विभिन्न देवी देवताओं में से कौन सी देवी देवता नहीं है? तो इसमें दुर्गा, ये क्या करेंगे? बहुत सारे देवी देवताओं के नाम देंगे, इनके नाम नहीं देंगे और पूछ लेंगे नहीं करके क्वेश्चन। ठीक है, आगे लिखा हो महाबलीपुरम में 7वीं शताब्दी, हमने पढ़ा था 13वीं शताब्दी में किसका निर्माण हुआ था? ब्लैक पैगोडा का। 7वीं शताब्दी के अर्जुन की तपस्या की विशाल एकाश्मक मूर्ति है। यहाँ एकाश्मक मूर्ति 96 फीट घेरे की है, जिसे गंगा अवतरण के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है स्टूडेंट? गंगा अवतरण के नाम से जाना जाता है। 96 फीट घेरे में बनी हुई है। घेरा मीन्स इस तरीके से। ठीक है, ये होता है घेरा, घेरे में बनी हुई है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे। क्या लिखा? मामल्ल शैली का विकास। देखिए मामल्ल शैली का जो विकास है नरसिंह वर्मन प्रथम तथा महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने हुए हैं। क्या बने स्टूडेंट? दो प्रकार के स्मारक बने हुए हैं। पहला क्या है? मंडप तथा एकाश्मक मंदिर, जिन्हें क्या कहा जाता है? रथ कहा जाता है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम, जिसका नाम है महाबलीपुरम में विद्यमान है। मामल्ल शैली के रथ जो है अपनी मूर्ति कला के लिए पूरे विश्व में जो है फेमस हैं।
नकुल सहदेव रथ के अतिरिक्त अन्य सभी रथों पर विभिन्न देवी देवताओं जैसे कि दुर्गा, इंद्र, शिव, गंगा, पार्वती, हरिहर, ब्रहा, स्कंद आदि मूर्तियां जो हैं उत्कीर्ण मिलती हैं। महाबलीपुरम में 7वीं शताब्दी के अर्जुन की तपस्या की विशाल एकाश्मक मूर्ति है। यहाँ यह एकाश्मक मूर्ति जो है इसका फीचर्स है कि 96 फीट घेरे में बनी हुई है। इसको ही गंगा अवतरण के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद में क्या है क्वेश्चन नंबर 25 जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से जो है जुड़ा हुआ है या फिर विशेष रूप से युक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन को एक बार पढ़ेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है? सिंह विष्णु, और बी में लिखा महेंद्र वर्मन, और सी में लिखा हुआ है नरसिंह वर्मन प्रथम, और डी में लिखा हुआ है डी में क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? परमेश्वर वर्मन। तो अभी मैंने आपको बताया था किसके बारे में, देखिए मैंने क्या बताया था? नरसिंह वर्मन प्रथम आपको दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, नरसिंह वर्मन प्रथम। अब नरसिंह वर्मन स्टूडेंट कहाँ पर स्टूडेंट? इसमें है सी में। कहाँ पर है? सी में है। इसी कारण इसका स्टूडेंट राइट आंसर जो है 25 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? सी। ठीक है, महाबलीपुरम के तथाकथित रथशिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है या विशेष रूप से युक्त है? तो वो कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने देखिए महामल का जो है नाम इन्होंने नहीं दिया है, इसी कारण इसका जो आंसर जो है क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, 25 क्वेश्चन की स्टूडेंट यही सीरीज़ यहाँ पे होती है कंप्लीट। आगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू नॉलेज के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 5 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आएंगे अगली बार हम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी। टेक केयर एंड बाय बाय।